Ninth Standard English, Second Unit, Fourth Chapter, The Fall of Troy. Part 1. Epics are long poem that relates the deeds of great national heroes or a great national war. देखो, एपिक्स ऐसी पोएम को कहते हैं जिसमें कारनामे होते हैं. डीड्स मीन्स कारनामे. ठीक है. एपिक्स बड़ी बड़ी पोएम्स होती हैं जिसमें कारनामे होते हैं महान हीरो के, या फिर कोई महान वॉर हुए, नेशनल लेवल के जो महान वॉर हुए उनके कारनामे होते हैं, उनके कार्य होते हैं. ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड डीड्स. सो क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ एपिक्स. तो एपिक्स आर लॉन्ग पोएम. ठीक है. एपिक्स आर लॉन्ग पोएम्स दैट रिलेट्स द डीड्स ऑफ ग्रेट नेशनल हीरोज और अ ग्रेट नेशनल वॉर. दे ऑफ्टन टेल ऑफ अ नेशंस अर्ली हिस्ट्री. एपिक्स में क्या आता है? नेशन की अर्ली हिस्ट्री. जो भी नेशन है, यूरोप है, एशिया है, एक्सेट्रा, इंडिया है, इंग्लैंड है, एक्सेट्रा, कोई भी कंट्री है, उसकी हिस्ट्री बताता है एपिक्स में. दे मे बी कंपोज्ड एंड संग और रिसाइट फॉर मैनी ईयर्स बिफोर दे एक्चुअली रिटर्न डाउन. एपिक्स जब लिखी गई उसके कहीं पहले से, एपिक्स जब लिखी गई उसके कहीं पहले से वो बनाई गई थी और गाई जा रही थी. संग मतलब गाना, और रिसाइटेड, जैसे पोइट्री रिसाइट होती है तो वैसा रिसाइट की जा रही थी. ठीक है. याद करके दूसरे को सुनाई जा रही थी. बहुत साल पहले से, लिखने के बहुत साल पहले से एपिक्स गाई और सुनाई जा रही थी. ठीक है. द फेमस संस्कृत एपिक्स आर, अभी देखो जैसे इंडिया में एग्जाम्पल दे रहे हैं समझाने के लिए कि इंडिया में फेमस संस्कृत की एपिक्स है. कौन सी? दी रामायण एंड दी महाभारता. रामायण और महाभारता. एंड द टू ग्रेट एपिक्स ऑफ यूरोप लिटरेचर रिटन इन एंशिएंट ग्रीक्स आर इलियड्स एंड दी ओडेसी. उसी तरह से यूरोप की लिटरेचर में, इंडियन लिटरेचर में, संस्कृत लिटरेचर की फेमस है रामायण और महाभारता. उसी तरह से यूरोप के लिटरेचर में फेमस स्टोरी है. कौन सी? फेमस एपिक्स है. क्या है वो? इलियड्स एंड ओडेसी. जस्ट एज इन इंडियन लिटरेचर वी गो बैक टू द स्टोरीज फ्रॉम रामायण एंड द महाभारता, सो इन द लिटरेचर ऑफ वेस्टर्न कंट्री दे गो बैक टू द इलियड्स एंड द ओडेसी. जैसे देखो इंडिया में लिटरेचर, मतलब इंडिया में महाभारत और रामायण की स्टोरीज देखी जाती है. ठीक है. तो वैसे ही यूरोप में इलियड्स और ओडेसी की स्टोरीज देखी जाती है. ठीक है. मतलब वो उनकी स्टोरीज पे जाते हैं. नेक्स्ट, जस्ट एज चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया नोज द नेम ऑफ स्टोरीज ऑफ राम एंड सीता. जैसे कि इंडिया में बच्चे को राम और सीता की कहानी पता है. ठीक है. सॉरी, नाम पता है. जैसे कि इंडिया में बच्चे को नाम पता है कहानी के, राम, सीता, युधिष्ठिर, अर्जुना, द्रौपदी. ठीक है. सो चिल्ड्रन इन वेस्टर्न कंट्रीज नोज द नेम ऑफ हेक्टर, ओडेसियस, एक्लिस एंड हेलेन ऑफ ट्रॉय, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ whom द ग्रीक एंड ट्रोजन फॉट फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स. ठीक है. जैसे इंडिया के बच्चे को भी इनके नाम पता है, राम का, सीता का, युधिष्ठिर का, अर्जुना का, द्रौपदी का. वैसा ही वेस्टर्न कंट्रीज़ के बच्चे को किसका नाम पता है? हेक्टर का, ओडेसियस का, एक्लिस का और हेलेन ऑफ ट्रॉय. हेलेन ऑफ ट्रॉय बहुत खूबसूरत औरत थी और इसकी वजह से बोला जाता है कि वॉर हुआ था. किसके बीच में? ग्रीस और ट्रोजान्स के बीच में वॉर हुई थी और वो वॉर 10 साल तक चला. Nobody knows for certain who the author of this early epics is. किसी को भी पता नहीं कि ये एपिक्स किसने लिखी है. ये जो एपिक्स है, जो ट्रोजान्स और फॉल ऑफ ट्रॉय करके जो एपिक्स है, वो किसने लिखी है किसी को भी पता नहीं है. इट इज़ थॉट दैट दे अरोज एंड डेवलप विद द नेशन इटसेल्फ. ये माना जाता है कि ये सोची गई और जन्म लिया, अरोज, राइज हुआ. ठीक है. नेशन के अंदर ही. एंड वे हैंडेड डाउन फ्रॉम सिंगर टू सिंगर टिल परहैप्स वन ग्रेट पोएट गेव देम देयर फाइनल फॉर्म.
और एक सिंगर से दूसरे सिंगर तक वो ट्रांसफ़र होती गई, ठीक है। और फाइनली एक महान पोएट ने, एक महान कवि ने उसको एक फाइनल फॉर्म दिया, ठीक है, फाइनल शेप दिया। It is believed that the Iliads and the Odyssey were composed and recited by a blind poet named Homer, who lived about 900 BCE and who wandered from one Greek city or village to another, singing his poem to all who would receive him in their home and give him hospitality. देखो, ये माना जाता है कि इलियड्स और ओडेसी को किसने कंपोज किया? इलियड्स और ओडेसी, ये जो एपिक्स है, ये जो लॉन्ग पोएम स्टोरी वाली लॉन्ग पोएम है, इसको एक अंधे कवि ने बनाया है जिसका नाम है होमर, ठीक है, जो 900 BC पहले था। और जो एक गांव से दूसरे गांव, ग्रीक के एक शहर से दूसरे शहर या एक गांव से दूसरे गांव जाता रहता था, जो ग्रीक के शहर से गांव, गांव से गांव ऐसा ट्रैवल करता रहता था और लोगों को जाकर अपनी ये पोइट्री सुनाता था, ठीक है, उनको ये गाकर सुनाता था अपनी ये पोएम, जो भी उसको अपने वहाँ ठहराते थे और उसके साथ अच्छा बर्ताव, यानी उसको खाना पीना, कपड़ा, शेल्टर एक्सेट्रा देते थे। हॉस्पिटैलिटी मतलब उसको मेहमान नवाजी करते थे, ठीक है। दिस वेंडरिंग सिंगर हैड बीन ऑनर्ड थ्रू द एजेस नॉट ओनली इन ग्रीस बट इन ऑल यूरोप एज द फादर ऑफ यूरोपियन पोइट्री, और इसको ऑनर किया जाता है, ठीक है, एज अ, सिर्फ ये जो महान सिंगर था, ये जो ब्लाइंड सिंगर पोएट था होमर नाम का, जो वेंडरिंग करके सिंगिंग करता था, ठीक है, इसको पूरे यूरोप में क्या, किस नाम से ऑनर किया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है? फादर ऑफ यूरोपियन पोइट्रीज, यूरोपियन पोइट्री का फादर। द इलियड्स इज़ द स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय। अब इसमें दो पोइट्री है तो इसमें इलियड्स क्या है? इलियड्स इज स्टोरी ऑफ इलियम या स्टोरी ऑफ ट्रॉय, ठीक है। अब ये ट्रॉय क्या है? देखो, ट्रॉय एक सिटी का नाम था, तो आगे देखते हैं। स्टोरी ऑफ इलियम और ट्रॉय, अ रिच ट्रेडिंग सिटी इन एशिया माइनर नियर द नैरो सी दैट लीड्स फ्रॉम एगियन टू ब्लैक सी, ठीक है। एक शहर था जिसका नाम था ट्रॉय, जो एक रिच ट्रेडिंग सिटी था, मतलब अच्छा खासा व्यापार करने वाला देश था, शहर था, अच्छा खासा व्यापार करने वाला शहर था, जो एशिया माइनर के नज़दीक था। और जो नैरो सी है, जो नैरो सा समुद्र है, एजियन से लेकर ब्लैक सी तक, उसके करीब था ये शहर बसा हुआ। इट वॉज़ वेल सिचुएटेड बोथ फॉर कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर, और ऐसी जगह पे था जहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा था, यानी खेतीबाड़ी, और कॉमर्स यानी बिजनेस, कॉमर्स मीन्स बिजनेस भी अच्छा खासा होता था उनका, मतलब अच्छा खासा रिच शहर था, अच्छा खासा बिजनेस था, अच्छा खासा एग्रीकल्चर था। इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी ओवर विच सेल्ड द शिप, और शहर के बिल्कुल सामने, ठीक है, बड़ा खुला समुद्र था जिसमें वो लोग शिप लेकर सेलिंग करते थे, यानी पानी में जाकर फिशिंग एक्सेट्रा या फिर ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, वो सब करते थे। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड पेज नंबर 40। नेक्स्ट पेज नंबर 41, ट्रॉय कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन, सॉरी ये कंटिन्यू है। इन फ्रंट ऑफ द सिटी वॉज द सी ओवर विच सेल्ड द शिप ऑफ ट्रॉय कैरिंग गुड्स एंड ग्रेन, और सामने खुला समुद्र था जिस पे ट्रॉय के शिप्स जाते थे, ठीक है। पानी में सेलिंग करना मतलब पानी में तैरते थे, पानी में जाते थे। क्या क्या कैरी करते थे शिप्स में वो लोग? अनाज और सामान, गुड्स एंड ग्रेन। गुड्स मतलब सामान और ग्रेन मतलब अनाज, ठीक है, वो ट्रेडिंग वगैरह के लिए। एट द बैक रोज द हाई पीक ऑफ माउंट ईडा फ्रॉम विच फ्लोड मैनी रिवर एंड स्ट्रीम, और उनके आगे की तरफ समुद्र था, पीछे की तरफ पहाड़ था, वो पहाड़ का नाम था ईडा। माउंट मतलब माउंटेन, ईडा पीछे की तरफ पहाड़ था जिसका नाम था ईडा, माउंटेन ईडा, माउंट ईडा। और वहाँ से नदियाँ बहती थी, और देखो बड़ी नदी को रिवर कहते हैं, छोटी नदी को स्ट्रीम कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा नदी नाले, तो नदी मतलब रिवर, नाला मतलब स्ट्रीम, ठीक है। तो पीछे से रिवर्स एंड स्ट्रीम, बिग रिवर्स एंड स्मॉल रिवर्स फ्लो होती थी। द वैली अमंग द हिल वे वेल वाटर्ड एंड फर्टाइल, और जो खाड़ी थी वहाँ पर, खाड़ी मतलब दो पहाड़ों के बीच की जो गैप रहता है,
दो पहाड़ों के बीच में जो खाई होती है उसे कहते हैं वैली, खाई। दो पहाड़ों के बीच में जो खाई होती है यानी नीचे एक डीप डेप्थ एरिया, उसे कहते हैं वैली। तो वैली में अच्छा खासा पानी जाता था, अच्छे से पानी, अच्छा खासा पानी जाता था और फर्टाइल था बहुत। वैली बहुत फर्टाइल थी। फर्टाइल मतलब उपजाऊ। विथ कॉर्न ग्रोइंग इन फर्टाइल फील्ड, जिसमें मक्का उगता था, जिसमें मकई उगती थी। एंड कैटल फीडिंग ऑन रिच ग्रासेस ऑफ मेडाउस, और वहाँ पे जो मैदान थे, मेडाउ मतलब मैदान, घास के मैदान, वहाँ पे कैटल्स, कैटल्स मतलब गाय भैंस एक्सेट्रा, गाय भैंस बैल, काउ बफेलो एक्सेट्रा, वहाँ पे ग्रेजिंग करते थे, घास खाते थे। मेडाउ मीन्स ओपन ग्रासलैंड, घास के मैदान। वाइल शिप फेड ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स, और उनके जो भेड़ थे, शिप्स, वो कहाँ पे चरते थे? हिल्स की ढलान पर। ठीक है। राउंड सिटी द ट्रोजन हैड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वॉल सो दैट नो एनिमी शुड अटैक देम फ्रॉम द सी। उन लोगों ने अपने शहर के आगे की तरफ यानी समुद्र की साइड पर मजबूत दीवार बना दी थी ताकि समुद्र की तरफ से कोई दुश्मन उनके शहर में दाखिल ना हो सके। द वॉल वॉज सो ब्रॉड दैट पीपल कुड स्टैंड एंड सिट एंड वॉक ऑन इट। वो दीवार इतनी मोटी थी, मतलब इतनी चौड़ी थी कि लोग उस पर चल सकते थे, बैठ सकते थे, खड़े हो सकते थे। द ग्रेट गेट स्टूड ओपन एंड द पीपल कुड गो टू द सी शोर आउटसाइड एंड कम इन एज दे प्लीज्ड। बड़ा जो दरवाज़ा था, जो बड़ा सा दरवाज़ा था, वो खुला और लोग सी शोर यानी समुद्र में जाते थे। समुद्र किनारे से मतलब वहाँ से बाहर आकर समुद्र में जाते थे जब भी उनकी जैसी ज़रूरत हो। बट इन द टाइम ऑफ वॉर द गेट्स विल बी क्लोज। लेकिन वॉर के टाइम पे दरवाजे बंद रहते थे। एंड द सिटी वॉज लाइक अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस क्वाइट सेफ फॉर ऑल अटैक, from all attack, protected by the walls around it as well as by the hill behind। लेकिन जब जंग होती थी, जब वॉर्स होते थे, तब वो गेट बंद रहते थे और पूरी सिटी एक मजबूत किले की तरह, फोर्ट्रेस मतलब किला, एक मजबूत किले की तरह होती थी और उसके अंदर जो भी है वो सेफ रहते थे हर हमले से। सिटी मजबूत रहती थी और हर हमले से सुरक्षित रहती थी क्योंकि उसकी दीवारें बहुत मजबूत थी। कोई भी दीवारों को तोड़कर या दीवारों को पार करके अंदर नहीं आ सकता था, और गेट भी मजबूत थे जो बंद रहते थे। आगे की तरफ मजबूत दीवार थी, पीछे की तरफ पहाड़ था। ठीक है। Thus Troy was a strong city, strongly protected by its wall and strongly defended by its brave soldier। इसके लिए ट्रॉय एक मजबूत स्ट्रॉन्ग सिटी थी, ठीक है, जो अपनी मजबूत दीवारों से सुरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड थी, और उसके जो ब्रेव सोल्जर्स थे, ट्रॉय के जो निडर, ठीक है, ब्रेव सोल्जर्स थे, ठीक है, वो उसको डिफेंड करते थे, मतलब उसको बचाते थे, अपनी सिटी के लिए लड़ने तैयार रहते थे। बट ऑल द किंग्स एंड हीरोज ऑफ Greece has declared war against the Trojans. But all the kings and heroes of Greece had declared war against the Trojans because Paris, a prince of Troy, has persuaded Helen, wife। देखो, सारे ग्रीस के जो राजा थे और जितने भी महान हीरो थे ग्रीस के, उन लोगों ने ट्रोजन के खिलाफ वॉर अनाउंस कर दिया क्योंकि ट्रोजन का जो प्रिंस था जिसका नाम है पारिस, ठीक है। प्रिंस मतलब राजा का बेटा, शहजादा, अगला राजा, नेक्स्ट जो राजा बनेगा, ठीक है, नेक्स्ट जो किंग बनेगा उसे प्रिंस कहते हैं। तो वो प्रिंस का नाम था पारिस, ठीक है। और हैड परसुएडेड हेलन, उसने हेलन को भड़काया। हेलन कौन थी? वाइफ ऑफ ग्रीक किंग मेनेलस, ठीक है, जो ग्रीक का राजा था जिसका नाम है मेनेलस, उसकी बीवी हेलन, उसको पेरिस ने भड़काया, ठीक है, टू एलोप विथ हिम, ताकि वो उसके साथ भागकर शादी कर ले। एलोप मीन्स भागकर शादी करना, ठीक है। तो शॉर्ट में बोलूँ तो जो प्रिंस था ट्रॉय का जिसका नाम है पारिस, उसने हेलन को भड़काकर अपने साथ भगा कर लाया, ठीक है। ग्रीस के राजा की वाइफ यानी ग्रीस की रानी,
ग्रीस का जो राजा था मेनेलस, उसकी वाइफ हेलेन, उसको पेरिस ने भगाकर अपने साथ, पर्सुएडेड मतलब भड़काना, उकसाना, ठीक है, उकसाना, भड़काना, उकसाना जो भी है, उसको भड़काकर अपने साथ शादी के लिए भगा कर ले आया। एलोप मीन्स भगा कर लेकर आना, ठीक है। ही हैड ब्रॉट हर टू ट्रॉय, और उसको कहाँ लेकर आया? ट्रॉय लेकर आया। द ग्रीक वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन बाय मेनेलस, फॉर द रॉन्ग डन टू मेनेलस। ग्रीक बदला लेना चाहते थे। रिवेंज मीन्स बदला, ठीक है। ग्रीक के लोग बदला लेना चाहते थे ट्रॉय से, ठीक है, जो उन्होंने गलत किया मेनेलस के साथ, मतलब राजा किंग मेनेलस के साथ जो गलत हुआ उसका बदला ग्रीक के लोग ट्रॉय से लेना चाहते थे, ट्रॉय के लोगों से। दे सेल टू ट्रॉय एंड लेड सीज टू द सिटी, इसके लिए वो ट्रॉय की तरफ अपनी शिप्स लेके गए। सेल्ड मतलब शिप लेके पानी के थ्रू जाना। एंड लेड सीज टू द सिटी, और उसका घेराव किया, ट्रॉय शहर का चारों तरफ से घेरा किया। द ट्रोजेंस टू फॉट, ट्रोजेंस ट्रॉय के लोगों को कहते हैं, ठीक है। ग्रीक के लोगों को ग्रीस के लोगों को ग्रीक बोलते हैं, ठीक है। ग्रीस के लोगों को ग्रीक्स, जैसे इंडिया के इंडियन, वैसा ही ट्रॉय के ट्रोजेंस। द ट्रोजन टू फॉट हार्ट एंड सीज कंटिन्यू फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, ट्रोजन ने भी डटकर मुकाबला किया, ठीक है। और वो जो घेराव था, जो बंद थे वो लोग, ठीक है, वो 10 साल चलता रहा, मतलब 10 साल वो लोग अंदर ही थे। ट्रोजेंस खाली बाहर आते थे वॉर के लिए बस, और 10 साल तक वॉर चलता रहा, ठीक है। द फाइट वेंट ऑन डेली बट द सीज डिड नॉट एंड, लड़ाई रोज होती रही लेकिन वो सीज ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। On the one hand, the Greece could not take the city, and on the other hand, the Trojan could not force them to sail away. एक साइड पे ग्रीस ट्रॉय पे कब्जा नहीं कर पा रहे थे, और दूसरी तरफ ट्रोजन ग्रीस वालों को ग्रीक के लोगों को वहाँ से खदेड़ नहीं पा रहे थे, मतलब वहाँ से दूर भगा नहीं पा रहे थे। सेल अवे मतलब वो वहाँ से बोट लेकर, शिप्स लेकर अपनी जाए, ऐसा नहीं कर पा रहे थे। Every day the Trojans came out of their gates and the Greek came out of their tents and ships and the fight went on. हर रोज़ क्या होता था? ट्रोजन्स गेट से बाहर आते थे और जो ग्रीक के लोग थे वो अपने शिप से और टेंट से, टेंट तो पता होगा जो तंबू बनाते हैं, जो टेम्पररी घर रहने के लिए बनाते हैं, उसमें से बाहर आते थे और लड़ाई शुरू हो जाती थी। एंड द फाइटिंग वेंट ऑन, लड़ाई चलती रहती। Sometimes there were great battles between the two armies. Sometimes there was single fight between two great heroes. Sometimes the Trojan had the better of it and sometimes the Greeks. देखो कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई होती थी और कभी कभी सिंगल फाइट होती थी, ठीक है। कभी कभी बड़े बड़े बैटल्स होते थे, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग लड़ते थे, और कभी कभी सिंगल फाइट होती थी, ठीक है, 1 to 1 ग्रेट हीरोज़ के बीच में। कभी ट्रोजन अच्छा करते थे, मतलब ट्रोजन विन होते थे, और कभी ग्रीक्स जीतते थे। बट स्टिल द फाइटिंग वेंट ऑन, लेकिन जंग चलती रही, लड़ाई चलती रही, ठीक है। ग्रेट हीरोज़ ऑन बोथ साइड वे किल्ड इन द कोर्स ऑफ वॉर। अब इस वॉर में बहुत सारे महान हीरो, दोनों साइड के, दोनों पार्टी के, ठीक है, ग्रीक के भी और ट्रोजेंस के भी, ठीक है, दोनों साइड के महान हीरो मारे गए। आफ्टर लीडिंग द डिफेंस ऑफ हिज सिटी फॉर 9 years, द ब्रेव हेक्टर वॉज एट लास्ट किल्ड बाय एक्लिस whom none could resist, ठीक है। 9 साल तक हेक्टर ने अपने शहर को डिफेंस किया, ठीक है, लेकिन देखो वॉर 10 साल चला, 9 साल तक हेक्टर ने उसको डिफेंस किया, लेकिन 9 साल बाद हेक्टर मारा गया। किसके हाथ से मारा गया? एक्लिस के हाथ से, एक्लिस, ठीक है। whom none could resist, ये बात को कोई नकार नहीं सकता। but Achilles himself was killed later by a poisoned arrow that entered, लेकिन एक्लिस भी बाद में मारा गया एक जहरीले एरो से। एरो मतलब तीर, ठीक है, तीर, एरो से मारा गया, जो उसके हील्स में एंटर्ड हिज हील्स, जो उसकी एड़ी में लगा, ठीक है, एक जहर
जहरीला तीर उसकी एड़ी में लगा, जिसकी वजह से एक्लिस भी मारा गया, एक्लिस, ठीक है। द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही कुड बी वाउंडेड, उसके बॉडी का सिर्फ वही पार्ट था जहाँ पे उसको चोट लग सकती थी। मतलब वॉर के लिए उन लोग पूरा कवच पहनते हैं, आर्मर पहनते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से कहीं पे भी उसको लग नहीं सकता था, लेकिन उसका हिल पार्ट, पैर का जो हिल पार्ट है, पैरों में आगे जो फुट में आगे टोज रहता है, पीछे साइड पे हिल रहता है, तो उसको हिल में HEL हिला, HILL हिल पहाड़ को कहते हैं, छोटे माउंटेन्स को, ठीक है। ये हिल है, हिल। तो हिल में उसको जहरीला तीर लगा, जिसकी वजह से एक्लिस भी मारा गया, हेक्टर भी मारा गया जो ट्रोजान का था, और हेक्टर एक्लिस के हाथों से मारा गया, ठीक है। और एक्लिस भी मारा गया जहरीले तीर से, जो उसके पैरों के हिल में लगा। इसके अलावा उसके बॉडी में कहीं नहीं लग सकता था, वहीं खाली ओपन स्पेस था, ठीक है। स्टिल लेटर पैरिस हिमसेल्फ वॉज किल्ड, बाद में तो जो प्रिंस था, पारिस नाम का जो प्रिंस था, वो भी मारा गया, ऑल्सो बाय अ पॉइजन एरो। और पैरिस भी किससे मारा गया? जहरीले तीर से। The Trojans were tired of being shut up in their cities, and the Greeks were longing to see their home again. But still the fight went on. ट्रोजान थक गए थे, मतलब अपने शहर में बंद रहकर। ट्रोजान सी में नहीं जा सकते थे, ट्रेडिंग वगैरह सब बंद था, तो वो भी कंटाल गए थे, थक गए थे, उनको भी वैताग आ गया था, मतलब बोर, थक गए थे एकदम, अंदर ही अंदर बंद रहकर अपने शहरों में। और ग्रीस के लोग भी अपने घर को वापस जाने के लिए बेचैन थे, ठीक है, अपने घर को वापस रिटर्न होने के लिए बहुत इंतज़ार में थे। बट स्टिल द फाइट वेंट ऑन, लेकिन जंग चलती रही, ठीक है। देखो यहाँ पे पिक्चर है हेलेन का और पैरिस का, हेक्टर का, सब मतलब जो कैरेक्टर है हेक्टर। बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1।